नमस्कार, मैं रवीश कुमार। महाराष्ट्र की राजनीति में जो कुछ हुआ उसका इल्जाम वहां की राजनीति में पैसे के रोल पर इस तरह से डाला जा रहा है जैसे बाकी राज्यों में राजनीति सत्तू फांक के होती है। पैसा पैसा का नाम लेकर जिस राजनीति को नॉर्मल बताया जा रहा है, ऐसा कहने वाले लोग बहुत चालू हैं। वे इस सवाल को उठाने का साहस नहीं कर पा रहे हैं कि 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस एनसीपी को महाभ्रष्ट बता रहे थे, उसी के विधायक उनकी सरकार में शामिल होते हैं और एक विधायक उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं। शरद पवार की सहमति है या नहीं, इसके नाम पर भी चर्चाओं को भटकाया जा रहा है ताकि यह सवाल ना पूछा जा सके कि जिस एनसीपी को प्रधानमंत्री ने खुद भ्रष्ट बताया है, उसके विधायकों को अपनी सरकार में क्यों शामिल किया गया। क्या इनके शामिल होने में मोदी की सहमति है या नहीं। शरद पवार की सहमति पर बात हो रही है, मोदी की सहमति पर बात ही नहीं कर रहे हैं। शरद पवार ने ट्वीट किया है कि एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाते उन्होंने प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे को पार्टी से निकाल दिया है। दोनों को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण निकाला गया है। नरेंद्र राणे जो मुंबई एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष थे, उनको भी निकाल दिया गया है और विजय देशमुख को भी। पवार ने अब उन सबको निकालना शुरू कर दिया है जो अजित पवार के साथ बैठक में शामिल थे। एनसीपी ने दल बदलने वाले विधायकों के खिलाफ कोर्ट में याचिका भी दायर की है। जिस पवार को सब इस खेल में शामिल बता रहे थे, अब उसी पवार को साबित करना पड़ रहा है और वे साबित करने की राह पर चलते हुए नजर भी आ रहे हैं कि खेल उनके साथ हुआ है, वे इस खेल में शामिल नहीं थे। अरब सागर की इन लहरों ने महाराष्ट्र के कई नेताओं का दौर देखा है। यहां की जनता भी कंफ्यूज नहीं है और ये लहरें भी नहीं। इन्हें साफ साफ पता है कि जहाज लूटने वाले कौन लोग हैं। गोदी एंकर भले ही कहते रहे कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ दिख गए तो एनसीपी के विधायक अपनी पार्टी छोड़ गए और मुख्यमंत्री शिंदे के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार में मंत्री बन गए, मगर इन लहरों को पता है कि करीब 2.5 साल तक महाराष्ट्र में कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी की सरकार चली, तब तो एनसीपी में बगावत नहीं हुई। शरद पवार और राहुल गांधी तो कई बार मिले हैं और दोनों की खूब तस्वीरें भी हैं। तो अब ऐसा क्या हुआ कि पटना की बैठक में राहुल को देखकर ये विधायक बीजेपी के साथ चले गए। इन लहरों को पता है कि उस बैठक में तो और भी कई नेता मौजूद थे। फिर राहुल गांधी को क्यों बहाना बनाया जा रहा है और उन्हें क्यों निशाना बनाया जा रहा है। राहुल गांधी तो अब चुनाव भी नहीं लड़ सकते। न पटना की बैठक में राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार चुना गया, न शरद पवार या प्रफुल्ल पटेल ने ऐसी कोई शर्त रखी। समंदर की लहरों को देखकर उसकी गहराई बताने वाले गोदी एंकर को दरअसल कुछ भी पता नहीं है, ना ही वे पता करने वाले असली सवालों को पूछने के लायक रह गए। इसलिए कि गोदी मीडिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल ना करें कि हम आपकी बात पर कैसे भरोसा करें। आपने मध्य प्रदेश के बीजेपी नेताओं से कह दिया कि एनसीपी भ्रष्ट पार्टी है और महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार में एनसीपी के विधायक शामिल हो जाते हैं। इस सवाल से पूछने भर से गोदी मीडिया की दुकान बंद हो जाएगी। इसलिए उसके एंकरों ने पुरानी दुकान चालू कर दी, राहुल गांधी को जिम्मेदार बताना शुरू कर दिया। जिस दिन राहुल गांधी को इतनी बड़ी टूट का जिम्मेदार बताया जा रहा था, उस दिन राहुल गांधी तेलंगाना में रैली कर रहे थे। इस रैली में भीड़ तो दिखती है और इसे कवर करने का तरीका भी 2014 के मोदी की रैली से मिलता जुलता है। बस फर्क यह है कि तब भी मोदी के साथ अनेक चैनल थे और आज भी हैं। राहुल की रैली में आज भीड़ है मगर उनके साथ कोई चैनल नहीं और उनकी पार्टी के नेता गोदी मीडिया को कोस रहे हैं कि चैनलों पर यह क्यों नहीं दिखाया जा रहा। यह कहना बहुत ज्यादा होगा कि एनसीपी की टूट का यह दिन इसलिए चुना गया ताकि तेलंगाना की रैली को ना दिखाया जाए। सच्चाई यही है कि 2 जुलाई को एनसीपी नहीं टूटती तब भी गोदी मीडिया राहुल की इस रैली को नहीं दिखाता और उससे भी बड़ी सच्चाई यह है कि इसके बाद भी कांग्रेस के बड़े नेता और प्रवक्ता इन्हीं गोदी चैनलों के गोद में बैठकर इंटरव्यू देते हुए नजर आते। तो यह बात बोगस और बकवास है कि शरद पवार राहुल गांधी के साथ पटना में दिख गए, इसलिए अजीत पवार बीजेपी की सरकार में चले गए। अजीत पवार के दल बदल की बात बहुत पहले से हो रही है। अब शरद पवार की मंजूरी से हुआ या उनसे बगावत हुई है, यह तो शरद पवार ही बेहतर बता सकते हैं।
और उनके जवाब को कितना स्वीकार करेगी जनता, यह लोगों में पवार की विश्वसनीयता पर निर्भर करता है। जनवरी का महीना खत्म होने वाला था और गौतम अडानी के खिलाफ, उनकी कंपनियों के खिलाफ हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ आक्रामक होने लगे थे। तभी शरद पवार की मुलाकात अडानी से होती है। तब विपक्ष संयुक्त संसदीय समिति से हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के आलोक में जांच की बात कर रहा था। इस बार खुद पवार ने विपक्ष की मांग को कमजोर कर दिया और कहा कि जेपीसी की मांग में दम नहीं है। लेकिन विपक्ष की नाराजगी के बाद कुछ दिनों के भीतर ही बयान में बदलाव किया। कहा कि अगर पूरा विपक्ष मांग करेगा तो वे जेपीसी का विरोध नहीं करेंगे और साथ देंगे। इसके कुछ दिन बाद अडानी से मुलाकात भी की, जिसके बाद बीजेपी के नेता, आईटी सेल और गोदी मीडिया के एंकर उछल कूद मचाने लगे कि विपक्ष की मांग में अब कोई दम नहीं। गोदी मीडिया जितना सरकार का साथ देती है, सरकार भी उतना अपनी सरकार का साथ नहीं देती। बीजेपी के कितने ही मंत्री अडानी और पवार की मुलाकात को लेकर ट्वीट करने लग गए थे। यह सही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से ही एनसीपी को महाभ्रष्ट बताते रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी नरेंद्र मोदी ने शरद पवार को जेल में डालने से लेकर सजा दिलाने की हिम्मत नहीं की। शरद पवार जरूर प्रधानमंत्री मोदी की राजनीति के खिलाफ रहे हैं, मगर उन्होंने इस तरह से हमला कभी नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ संवाद का रास्ता भी बनाए रखा। बल्कि कुछ मौके ऐसे भी आए जब उनकी पार्टी कांग्रेस और शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बनाने की तैयारी कर रही थी और खबर आती है कि शरद पवार ने नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर ली है। हिंदू अखबार की यह खबर देखिए, 30 जून 2022 की है। अखबार लिखता है कि राज्यपाल कोश्यारी ने महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने का प्रस्ताव भेज दिया है। ठीक उसी वक्त एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस सरकार बनाने की रणनीति पर बात कर रही थी, लेकिन शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी से मिलने चले गए। कारण बताया कि राज्य के किसानों की हालत खराब है, उनके लिए प्रधानमंत्री से मिलने गए। तब भी एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस के नेता मुश्किल में आ गए कि अब क्या जवाब दें। बाद में शरद पवार के साथ उद्धव ठाकरे की बातचीत हुई और महाविकास अघाड़ी के नाम से सरकार बनी। ठीक इसी तरह कुछ महीनों के बाद जून 2022 में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिरने से पहले 6 अप्रैल 2022 को पवार मोदी से मिलने चले गए। दोनों की मुलाकात करीब 20 मिनट चली। उस समय एमवीए के नेताओं पर ईडी का शिकंजा गहरा हो रहा था। महाराष्ट्र के गृहमंत्री अनिल देशमुख को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया था और संजय राउत के खिलाफ ईडी ने कार्रवाई की थी। उस समय शरद पवार ने कहा था कि प्रधानमंत्री से संजय राउत को लेकर बातचीत हुई। पत्रकारों ने जब पूछा कि प्रधानमंत्री ने क्या कहा, तो उनका जवाब था कि उन्होंने प्रधानमंत्री की प्रतिक्रिया नोट नहीं की। यही नहीं, इस बैठक के बाद पत्रकारों ने जब अजित पवार से पूछा तो उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में पता नहीं। ठीक उसी तरह से जब 2 जुलाई की बैठक के बारे में शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस बैठक के बारे में पता नहीं। अजित पवार विपक्ष के नेता हैं और बैठक बुला सकते हैं। अब उसी अजित पवार को दल विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के आरोप में शरद पवार ने पार्टी से निकाल दिया है। इस बार प्रफुल्ल पटेल से लेकर अजित पवार तक विकास के नाम पर शिंदे की सरकार में शामिल हो गए हैं। यह बड़ा झटका है शरद पवार की राजनीति के लिए और महाराष्ट्र की जमीन से पैदा हुई राजनीतिक दलों के लिए। शिवसेना के बाद एनसीपी दूसरी बड़ी पार्टी है जो महाराष्ट्र की राजनीति की पहचान राष्ट्रीय स्तर पर रखती थी। दोनों ही पार्टियां समाप्त कर दी गई हैं। आपको यह तस्वीर याद होगी, 2019 में सतारा में पवार भाषण दे रहे थे। बारिश होने लगी और भीगने लगे। भाषण नहीं रुका। उनके कार्यकर्ताओं में जोश भर गया कि उनका नेता मोर्चे पर खड़ा है। मामला यह था कि शरद पवार और अन्य पर ईडी ने 25,000 करोड़ के कोऑपरेटिव घोटाले का मामला दर्ज किया था। रोज उन्हें ललकारा जाता था कि ईडी बुलाएगी। ईडी ने समन नहीं भेजा, मगर पवार ने कह दिया वे ईडी के दफ्तर जाएंगे। तब पुलिस को कहना पड़ा कि आप मत आइए, कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी, और पवार नहीं गए। अंत में इस केस का क्या हुआ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की गारंटी देने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं। लेकिन यह रिश्ता क्या है? पवार ईडी के पास जाना चाहते थे, पुलिस रोकने लगी कि कानून व्यवस्था की समस्या हो जाएगी, और यह सुविधा केवल उन्हें मिली, राहुल गांधी को नहीं मिली। ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री को तय करने में 10 साल लग गए कि 82 साल के इस नेता को राजनीतिक रूप से निपटाएं या ईडी के जरिए। लगता है इस बार दोनों में संतुलन साध लिया गया। राजनीतिक रूप से भी शरद पवार को निपटाने की कोशिश की गई और ईडी के सहारे भी। सवाल प्रधानमंत्री से है
कि अगर एनसीपी महाभ्रष्ट पार्टी है तो शरद पवार 10 साल में एक बार भी जेल क्यों नहीं गए? मेरी राय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यह सवाल पूरे देश में और बीजेपी के भीतर के तमाम नेताओं में एक ही नेता पूछ सकते हैं और उनका नाम है किरीट सोमैया। अक्खा इंडिया में किरीट सोमैया के अलावा प्रधानमंत्री मोदी से यह सवाल कोई नहीं कर सकता। हम किरीट भाई पर आएंगे, पहले उनकी मदद के लिए प्रधानमंत्री का एनसीपी पर दिया गया बयान सुन लेते हैं। अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो एनसीपी पर भी करीब 70,000 करोड़ रुपए के घोटालों का आरोप है। महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक घोटाला, महाराष्ट्र सिंचाई घोटाला, अवैध खनन घोटाला, इनकी लिस्ट भी बहुत लंबी है। इन पार्टियों के घोटालों का मीटर कभी डाउन ही नहीं होता। किरीट सोमैया 1 साल से एनसीपी के एक विधायक हसन मुशर्रफ को भ्रष्ट साबित करने में लगे थे। तरह तरह के दस्तावेज से साबित करते रहते थे कि हसन मुशर्रफ ने 1500 करोड़ के घोटाले किए हैं। इस जुनून में किरीट सोमैया ने काफी रिस्क ले लिया और उनके पास जुडिशियल ऑर्डर की कॉपी पहुंच गई। तब बॉम्बे हाईकोर्ट ने न्यायिक जांच का आदेश दिया कि जिला कोर्ट के प्रिंसिपल जज पता लगाएं कि कैसे किरीट सोमैया को जुडिशियल ऑर्डर की कॉपी मिल गई, जबकि कुछ घंटे पहले ही ऑर्डर पास हुआ था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जांच अधिकारी से यह भी कहा कि पता लगाइए कि किरीट को एफआईआर की कॉपी मजिस्ट्रेट से पहले कैसे मिली। अभी 11 अप्रैल को किरीट ने अपना वीडियो डाला और मराठी में ट्वीट किया कि कोर्ट ने अब हसन मुशर्रफ की आगे की कार्रवाई का रास्ता साफ कर दिया है। अब ईडी आगे भी सख्त कार्रवाई कर सकती है। किसानों से धोखाधड़ी, करोड़ों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग, बैंक के साथ गड़बड़ी, सैकड़ों करोड़ का घोटाला। मुशर्रफ साहब अब अपना बैग पैक करें और तैयार हैं। मुशर्रफ साहब आता बैग भरून तैयार रहा। बताइए, जिस हसन मुशर्रफ को किरीट सोमैया बैग पैक कर तैयार रहने के लिए कह रहे थे कि अब जेल जाने के दिन आ गए हैं, वो तो मंत्री बनकर उनकी सरकार में आ गए और हसन जी के नेता अजीत पवार उप मुख्यमंत्री बन गए। मुझे नहीं पता कि किरीट भाई के पास पैक करने के लिए अपना कोई बैग है कि नहीं। अगर बैग होगा भी तो उनके पास जाने के लिए कौन सी जगह बची है। लेकिन उनके साथ गजब हो गया, टूट हुई एनसीपी में और हंसी उड़ रही है भाजपाई नेता किरीट सोमैया की। 4 अप्रैल को किरीट सोमैया ने ट्वीट किया था कि ईडी ने हसन मुशर्रफ से जुड़े व्यक्ति के 9 ठिकानों पर छापे मारे हैं। हसन मुशर्रफ को हिसाब देना पड़ेगा। बताइए आप लोग, किरीट सोमैया क्या करें? आप लोग बताइए। अब तो उन्हें हसन मुशर्रफ से मिलने के लिए टाइम लेना पड़ेगा। किरीट भाई ने कौन सी गलती की जो उन्हें इतनी बड़ी सजा दी गई? जिसे भ्रष्टाचारी साबित कर रहे थे, मोदी जी ने उसे ही मंत्री बनवा दिया। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि हंसना बंद कीजिए, यह मैटर बहुत सीरियस है। मुझे पूरा यकीन है कि जब किरीट सोमैया ने प्रधानमंत्री मोदी का यह भाषण सुना होगा कि भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ने की गारंटी दे रहा हूं, वे गर्व से भर गए होंगे, काफी गर्व हुआ होगा। उनकी जगह मैं होता तो खुशी से समंदर में छलांग लगाता। लेकिन जो हो गया किरीट सोमैया के साथ, वो मेरे साथ हुआ होता तो उस हालत में तालाब के किनारे जाता, 2 लोटा पानी से नहाकर चुपचाप घर चला जाता ताकि कोई देखे नहीं। ये जो हुआ है बहुत सैड हुआ है सोमैया जी के साथ। दे दो, दे दो, दे दो। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है। और मेरी गारंटी है, हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। हर चोर लुटेरे पर कार्रवाई की गारंटी। जिसने गरीब को लूटा है, जिसने देश को लूटा है, उसका हिसाब तो हो करके रहेगा। प्रधानमंत्री परिवारवाद से नफरत करते हैं और परिवारवाद को पार्टी में ले आते हैं। अजीत पवार, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अब चिराग पासवान के मंत्री बनाने की चर्चा चल रही है। ये लोग किस कोटे से परिवारवादी नहीं है, जरा बताइए। और केवल राहुल गांधी हैं, ये भी बताइए।
जनता से कहते हैं कि गांधी परिवार के बच्चों के लिए वोट मत देना, और खुद कई परिवार के बच्चों को अपनी पार्टी में ले आते हैं क्योंकि इन्हें सरकार बचानी है, चुनाव जीतना है। प्रधानमंत्री मोदी से कोई यह सवाल नहीं पूछेगा। मैं समझता हूं कि अब तो किरीट सोमैया भी पूछने के लायक नहीं रहे। अब क्या होगा इस देश का? वाकई भरी धूप में अंधेरा छा गया है। आपको गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। गोदी एंकरों ने महाराष्ट्र की घटना पर ट्वीट करना शुरू कर दिया है। कहने लगे हैं कि महाराष्ट्र में बीजेपी के जीतने के 80% चांस बढ़ गए हैं। बताइए, जिनके खिलाफ ईडी की जांच हुई हो, चल रही हो, उनके आने से बीजेपी की जीत का चांस बढ़ता है। क्या नरेंद्र मोदी का चेहरा काफी नहीं है बीजेपी की जीत के लिए? अब अजीत पवार को लाना पड़ेगा, हसन मुशर्रफ को लाना पड़ेगा। ये एंकर ना समझते हैं ना पूछते हैं, केवल वाहवाही करते हैं। देश की राजनीति ईडी तय कर रही है। ईडी, आपको याद है पटना में विपक्ष की बैठक के बाद ममता बनर्जी ने क्या कहा था? उन्होंने तभी तो कह दिया था कि ईडी से डरना नहीं है, लड़ना है। साफ है विपक्ष को पता था कि ईडी का हमला होने जा रहा है। कि बीजेपी का तानाशाही जो गवर्नमेंट, जो डिक्टेटरशिप चला रहा है, जो एट्रोसिटीज चल रहा है, एट्रोसस टेरिबल, क्या नहीं किया। हम लोग जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है, हम लोग को उधर में पूरा राजभवन को ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट बना दिया। जो मर्जी करते हैं, जो अगर कोई कुछ बोलते हैं तो उसको खिलाफ में ईडी लगा देता है, सीबीआई लगा देता है। मीडिया को तो पूरा कंट्रोल किया है। और क्या चालाकी करते हैं, छुपी रुस्तम का माफिक बहुत सारे लॉयर को कोर्ट में भेजकर कोई ना कोई केस कर हम लोग को खिलाफ में कोई ना कोई सीबीआई होता है, नहीं तो ईडी होता है, नहीं तो पंचायत भी सीबीआई में होगा। ऐसा होता है। विपक्ष की राजनीति में अंतर्विरोध है, लेकिन जिस तरह से जांच एजेंसी के इस्तेमाल से विपक्ष को खत्म किया जा रहा है, इस पर नाचने गाने जैसा कुछ भी नहीं है। यह देश को समझना होगा और सोचना होगा कि क्या वो इस लोकतंत्र में विपक्ष नहीं चाहता है। अगर उसने इतना समझ लिया है तो वो एक दुर्भाग्यपूर्ण भविष्य की तरफ बढ़ने का फैसला कर चुका है। जिस तरह से ईडी, सीबीआई, आईटी जांच के बाद कई नेता बीजेपी की तरफ जा रहे हैं या उस जांच के डर से जाने लगे हैं, इससे साफ है कि लाखों करोड़ के घोटाले करने वाले इन दिनों किस तरफ जा रहे हैं। महाराष्ट्र में राजनीति ने अपनी करवट नहीं ली है, बल्कि जांच एजेंसियों ने राजनीति पर लात मारकर उसे नीचे बिठा दिया है। जब पुलवामा मामले पर जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने बयान दिया था, तब शरद पवार ने कहा था कि मलिक ने अभी सच बात बताई है। देश में जवानों की सुरक्षा राज्य और केंद्र सरकार के हाथ में होती है। सरकारें वो काम ठीक से निभा नहीं रही हैं, इसलिए सत्ता में रहने का उन्हें अधिकार नहीं। शरद पवार को कोई नहीं जान सकता, मगर ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में नहीं कहते हैं। वे जानते हैं, बस पूछते नहीं हैं कि आपने तो जिस पार्टी को महाभ्रष्ट कहा, उस पार्टी को अपनी सरकार का हिस्सा कैसे बना लिया। शरद पवार आज सतारा में थे। आज वे पृथ्वीराज चव्हाण के साथ यशवंतराव चव्हाण की समाधि पर गए। पवार यशवंतराव चव्हाण को अपना सियासी गुरु मानते थे। 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के दिन उनकी समाधि पर जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज गुरु पूर्णिमा है, इसलिए कल हमने पूरे महाराष्ट्र में आज से जनमत निर्माण का निर्णय लिया है। अगर आप इसे शुरू करना चाहते हैं, यशवंतराव चव्हाण की समाधि के अलावा कोई अन्य स्थान नहीं है। आपके मेरे सबके गुरु इस पद पर जाने और मार्गदर्शन करने का अधिकार केवल एक व्यक्ति को था, और वो व्यक्ति हैं यशवंतराव चव्हाण साहब। पवार के इस बयान में राजनीतिक संदेश छिपा है।
17 से वे 82 साल के सिपाही बनकर राज्य में घूमने का ऐलान कर रहे हैं। कभी पवार ने वसंत दादा पाटिल की सरकार गिरा दी थी। महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया नेता मिला जिनकी अपनी स्वतंत्र पहचान बनी। पवार केंद्र से भी बगावत करते रहे और जरूरत पड़ने पर हाथ मिलाते रहे। आज उसी पवार के खिलाफ भतीजे अजीत पवार ने बगावत कर उन्हें चुनौती दे दी है। 5 जुलाई को पार्टी नेताओं की अहम बैठक बुलाई गई है। इससे पहले ही पवार ने उन नेताओं को पार्टी से निकालना शुरू कर दिया है जो अजीत पवार की बैठक में शामिल थे। एक सवाल और है, शरद पवार को राजनीति में कॉरपोरेट का करीबी बताया जाता है। क्या शरद पवार को कॉरपोरेट इस लड़ाई में साथ देगा? क्या वो कॉरपोरेट साथ देगा जिससे शरद पवार विपक्ष की मांग और उसके आंदोलनों के बीच मुलाकात करते हैं? शरद पवार इस खेल को अच्छी तरह से जानते हैं। काश जरा खुलकर कह पाते। शरद पवार ने मराठी में लंबा सा ट्वीट किया है। लिखा है कि महाराष्ट्र भाईचारे और आस्था का सम्मान करने वाला राज्य है, लेकिन बीच के दौर में इसी महाराष्ट्र में कोल्हापुर, संगमनेर, अकोला जैसे कुछ स्थानों पर पीढ़ियों से मिलजुल कर रह रहे समाज में एक तरह की दुश्मनी बढ़ाने की कोशिश की गई। इससे सांप्रदायिक दंगे भड़क उठे। महाराष्ट्र के लिए उचित नहीं था। पवार अपनी राजनीति की लाइन साफ कर रहे हैं। उन्होंने जो कहा हम उसका अनुवाद पढ़ रहे हैं। जब राज्य में महाविकास अघाड़ी की सरकार थी तब कुछ लोगों ने किसी न किसी तरह से उस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया। ऐसा सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि देश में अन्य जगहों पर भी किया गया। गलत प्रवृत्तियां सिर उठा रही हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, राजर्षि शाहू, महात्मा फूले, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, चौहान साहब ने महाराष्ट्र में लोकतांत्रिक तरीके से काम करने वाली राजनीतिक पार्टी को एक तरह का झटका देने की कोशिश की है। ये सभी सांप्रदायिक और समान विचारधारा वाले लोग हैं जो देश के शासन को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। पवार ने कहा है कि 1980 में जो किया फिर से दोहराएंगे। तब 5 विधायकों के ही नेता रह गए थे और 0 से पार्टी खड़ी कर दी। 82 साल की उम्र में शरद पवार की लड़ाई का क्या अंजाम होता है देखते हैं। उनके होते हुए भी शिवसेना टूट गई और महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी की सरकार गिर गई। शरद पवार उस सरकार को नहीं बचा सके। उनकी सरकार को गिराकर सरकार बनाने वाले शिंदे की सरकार में अजीत पवार उनकी पार्टी एनसीपी को तोड़कर शामिल हो गए। शिंदे का भविष्य क्या होगा यह बड़ा सवाल नहीं है। बड़ा सवाल है शरद पवार का भविष्य क्या होगा। बस एक ही शिष्टाचार अभी तक नजर आ रही है। महाराष्ट्र में शरद पवार पर कोई खुलकर हमला नहीं कर रहा है। शरद पवार अजीत पवार पर खुलकर हमला नहीं कर रहे हैं। भाषा की यह शालीनता राजनीति की नरम कालीन की तरह बिछी है या इस कालीन के नीचे की कील अभी सामने आनी बाकी है। नमस्कार, मैं रविश कुमार।